तो बच्चों कैसे हो आप सब? एग्जाम आने वाला है, ज्यादा सुखी तो होगे नहीं, बहुत टेंशन रहेगी कि पेपर कैसा आएगा, मैथ्स में हमारा ये कवर नहीं हुआ, मैथ्स में हमारा वो कवर नहीं हुआ, मेंसुरेशन क्वेश्चन टफ लगते हैं, स्टेटमेंट एजरेशन वाले, स्टेटमेंट रीजनिंग वाले क्वेश्चन कैसे करे जाए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयरिंग क्वांटिटीज में परसेंटेज कैसे यूज करें, उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो अभी पूरा चैप्टर दोबारा से करने का टाइम नहीं है हमारे पास जो टाइम है हम उसे बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करेंगे। कैसे? हम सिर्फ रिवीजन वर्कशीट्स को लगाएंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए रिवीजन वर्कशीट ऐसे तैयार की है जिसके अंदर हर चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। आप बस इनको लगा के चले जाओ, पेपर में तो 90% से मार्क ऊपर पक्का आपके आ जाएंगे, इसमें नो डाउट, अगर आप इन चैप्टर्स को शिद्दत से कर लोगे तो। और दूसरी चीज, ये वीडियो उनके लिए ज्यादा काम आएगी जो पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं मैथ्स में। अब जो इतने दिन तक सो रहे थे वो एकदम से अगर इस वीडियो में टपक पड़ेंगे ये सोच के कि मेरे 90% से ऊपर आएंगे, तो 90% से ऊपर तो नहीं आएंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आपके अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे, आप 60-70% लेके आ जाओगे, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो, आपने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो बच्चों पहला क्वेश्चन समझते हैं। अ hollow cylinder pipe is 21 centimeter long. Its outer and inner diameters are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the volume used in making the pipe. तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हॉलो सिलेंडर होता क्या है। तो बच्चों ये रहा एक हॉलो सिलेंडर, आप देख सकते हो यहाँ पे हॉलो सिलेंडर के अंदर एक्चुअली में दो सिलेंडर्स है। एक तो ये हो गया इनर सिलेंडर, ये अंदर वाला, और एक हो गया बाहर वाला सिलेंडर, जो मैंने देखो रेड लाइन से मार्क कर रहा हूं। एक ही हो गया अंदर वाला और एक ही हो गया बाहर वाला। और आपका पूछा यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? आप बोलोगे सर वॉल्यूम एक्चुअली में इन दोनों वॉल्यूम के बीच में जो ये मटेरियल यूज किया गया है ना, इसी का वॉल्यूम निकालना है। ये जो चीज है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है, जो मैं रेड से लाइन से मार्क कर रहा हूं, इसी का वॉल्यूम मुझे निकालना है, जो मैंने लाइन से मार्क किया है। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर को माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे दो टाइप के सिलेंडर हो गए, एक होगा आउटर सिलेंडर, एक आपके पास क्या होगा आउटर सिलेंडर होगा, ये ना मेरा आउटर सिलेंडर, और एक आपके पास क्या होगा इनर सिलेंडर होगा। होलो सिलेंडर के अंदर एक्चुअली में दो सिलेंडर्स होते हैं, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। इनर वाले को मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूं, ये रहा इनर सिलेंडर। तो यहां पे एक्चुअली में हमें यहां पे पता चल गया कि एक्चुअली में यहां पे दो सिलेंडर्स है और दो सिलेंडर्स के दो सर्कल होंगे। एक ये रेड वाला अंदर जो बनाया रखा है मैंने, और एक ये ब्लू वाला जो बाहर बना रखा है मैंने। तो यहां पे एक्चुअली में आपको क्या दे रखा है, आपको बोला है कि आउटर डायमीटर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। आउटर डायमीटर का मतलब यहां से लेके यहां तक ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है, आउटर डायमीटर का 10 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर आउटर रेडियस होगा 10/2, 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये मेरे 5 सेंटीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और आपसे बोला गया है कि इनर डायमीटर जो है वो आपका, इनर डायमीटर को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूं। इनर डायमीटर मेरा 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मेरा इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर के बराबर है तो मेरा इनर रेडियस 6/2 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये रहा मेरा इनर डायमीटर जो किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर के। तो एक्चुअली में यहां पे हमारे पास इनर रेडियस भी है, आउटर रेडियस भी। अब आप बोलोगे सर हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ द कॉपर यूज्ड इन मेकिंग पाइप कैसे निकालेंगे? मतलब हमें ये वाला वॉल्यूम चाहिए, एक्चुअली में ना हमें ये वाला वॉल्यूम चाहिए, इस चीज का वॉल्यूम निकालना है हमें। ये जो होगा ना, इस चीज में माल भरा होगा, बीच में तो खाली होगा, इस चीज में माल भरा होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे सिलेंडर में से, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब कि आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आउटर वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर एच। अब आर क्या? आउटर सिलेंडर का कैपिटल आर है, आर स्क्वायर। और चाहे बात आउटर सिलेंडर की हो चाहे इनर सिलेंडर की हो, हाइट दोनों में सेम है, हाइट दोनों में सेम ही होगी। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई इंटू इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनर वॉल्यूम के लिए जो मेरा रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा, तो आर स्क्वायर, और हाइट तो सेम ही है, चाहे आउटर सिलेंडर हो चाहे इनर सिलेंडर हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पाई और एच कॉमन है दोनों जगह पे, तो मैं पाई और एच को कॉमन निकालूंगा, तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये हो जाएगा पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। और पाई
इंटू एच क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एच हमें कितना गिवन है, एच हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। जो मेरा पाइप है वो 21 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब उसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 21 इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो पहले मैं इस कैपिटल आर को स्मॉल आर से जोड़ूंगा, आर प्लस आर 5 + 3 जो कि 8 हो जाएगा, और इंटू आर माइनस आर, कैपिटल आर में से छोटे आर को माइनस करूंगा तो 5 - 3 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर 7 3 21 और क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 3 8 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96। अब मुझे 96 इंटू 11 करना है, 96 इंटू 11 क्या होगा, 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा और 1 9 10 हो जाएगा। तो 1056 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आ गया मेरा 1056 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बस आप वो पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको इससे लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ है, कुछ भी नहीं है, आपको मैंने अच्छे से बता दिया। आप इसको फॉर्मूले से भी रखना है, फॉर्मूले से रख लो, समझ के करना है समझ के कर लो। तो बच्चों समझते अपने सेकंड क्वेश्चन को। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो यहां पे एक्चुअली में प्रिंसिपल क्या दे रखा है, तो आप लोग इसे प्रिंसिपल दे रखा है 48,000 रुपीज। कितना, 48,000 रुपीज हमें प्रिंसिपल दे रखा है। कितने साल के लिए मैं अपने पैसे जमा कर रहा हूं, 2 साल के लिए। टाइम दे रखा है मेरे को, और क्या दे रखा है भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 8% दे रखा है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के 2 तरीके, मैं 2 तरीके आपको समझाता हूं। पहले तो डायरेक्टली फॉर्मूला जो आपने सीखा होगा, अमाउंट वाला फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 की पावर T, और यहां पे अमाउंट निकल जाएगा हमारा। अमाउंट इज इक्वल टू 48,000 इंटू 1 + R/100। R क्या है, 8/100, तो 8/100 की पावर T, और T क्या है हमारा 2 है। T क्या है हमारा, यहां पे 2 है। तो यहां पे आप बोलोगे कि 48,000 इंटू 1 + 8/100 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 2 8 4 2500 27/25। तो 48,000 इंटू 27/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहां पे ये हो जाएगा 48,000 इंटू 27 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। 27 का स्क्वायर होता है 729, और 25 का स्क्वायर होता है, इसको 25 इंटू 25 लिखो अभी फिलहाल, तो ये हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे आप क्या करो, 25 को इससे 48,000 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 4 100, 2 0 तो गायब हो गए। अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहां पे बचेगा 48 इंटू 480 इंटू 4 इंटू 729, और नीचे मेरे पास एक 25 बचा है। मैं इस पूरे आंसर को 25 से डिवाइड करने से बेहतर ये समझता हूं कि इस 25 को क्यों ना 100 बना दिया जाए। तो मैं ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो नीचे मेरा 100 आ जाता है यहाँ पे, और ऊपर मेरा आ जाता है ये। तो 480 इंटू 16 इंटू 729 करना है मेरे को। तो यहाँ पे 729 इंटू 48 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8 9 से 72, 7 कैरी 8 2 16 + 7 23, 2 कैरी 8 7 से 56 + 2 58, और 4 9 से 36, 3 कैरी 4 2 से 8 + 3 11, 1 4 7 28 + 1 29, ये आ गया। 2 3 6 9 1 8 9 5 9 14 1 2 3 3 4 992। अब हमें इसको 16 से भी मल्टीप्लाई करना, 2 बार 4 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा इंटू 16। 6 2 12, 6 9 54 155, 5 कैरी 6 9 54 + 5 59, 5 कैरी 6 4 24 + 5 29, 2 कैरी 6 3 18 + 2 20, और ये 1 से है तो मतलब सेम नंबर यहां पे लिखना है हमें 2 9 9 4 और ये 3 जोड़ूंगा तो 2 5 2 7 9 9 18 1 9 10 9 19 1 4 5 2 3 5। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, 5 5 5 5 9872 9872। एक चीज भूल रहे हो आप, क्या यहां पे एक जीरो भी तो था, यहां पे एक जीरो भी तो था, तो वो जीरो को भी लगाना पड़ेगा। एक जीरो कट जाएगा तो मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। फाइनल आंसर आया नहीं, मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, ये तो अमाउंट का आंसर आया है। 55987.2 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55987.2 रुपीज का आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को हटा दूंगा तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, और अमाउंट यहां पे इस क्वेश्चन में क्या आया है, 55987.2 माइनस क्या करना है मुझे, प्रिंसिपल क्या है 48,000, 1 2 3 और ये 0.0, तो 2 आ गया यहाँ पे, 7 आ गया यहाँ पे, 8 आ गया यहाँ पे, 9 आ गया यहाँ पे, 8 7 15 आ गया आगे, और यहां पे आएगा पॉइंट, तो 7987.2 रुपीज क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे इसको, तो पेपर में जब ऐसी कैलकुलेशन करना आ जाए ना,
तो आप इतना ज्यादा सोचना मत कि कैसे करेंगे। इतना अगर टाइम है आपके पास ना, तो उस टाइम में तो आप सॉल्व करके निकाल भी लोगे। जितना ज्यादा आप ओवर थिंक करोगे ना, उतना ज्यादा आप गलत करोगे, उतना ज्यादा आप डरोगे कैलकुलेशन करने से। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये तो बच्चों एक तरीका हुआ। मेरा आंसर क्या है याद रखना, यहाँ पे सीआई क्या है मेरा सीआई आया है यहाँ पे 7987.2 7987.2 रुपीज मेरा सीआई आया है यहाँ पे। मैं इसी को ना एक और तरीके से समझाता हूं कैसे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल था वो था कितना 48,000। अब 48,000 पे मेरे को 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले साल इस 48,000 पे पता है 8% का इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? 8% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 48,000 का 8% होता कितना है? तो 48,000 का 8% होता है 8/100। अगर मैं इसे काट दूंगा 0 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32 प्लस 6 38, तो 3840 आ गया। पहले साल, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। तो पहले साल 8% लगा इस पैसे पे और इतना रुपए इंटरेस्ट मिला मुझे। दूसरे साल भी 8% इंटरेस्ट लगेगा इस प्रिंसिपल पे और मुझे 3840 रुपीज मिलेगा, ऐसे इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो यहां पे छोड़ देते, इन दोनों को जोड़ देते, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन क्योंकि यहां पे बात सीआई की हो रही है, सीआई क्या होता है? प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, और साथ ही में जो इंटरेस्ट पहले आ रहा था उस इंटरेस्ट पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट को ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहां पे अगर 3840 पे 8% का इंटरेस्ट रहेगा, तो 3840 इंटू 8/100 हो जाएगा। ये 10 कट गया, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8432, 388 64 3 67 683 24 24 प्लस 6 30 3072, और यहां पे नीचे एक जीरो था तो 307.2 आ गया ये। तो यहां पे आ जाएगा 307.2। अब अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे ना, इन तीनों नंबरों को, तो ये तीनों नंबरों का एडिशन ही मेरा इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये एक्चुअली में ऐड करेंगे तो 3840 इंटू 2 प्लस 307.2, तो ये आ जाएगा 2000, 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6 प्लस 1 7। अब इसमें अगर मैं 307.2 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 7 8 9 और ये 7, 7987.2 रुपीज आ गया मेरा आंसर। तो आप देख लो, मैंने पहले भी यहां पे सीआई क्या लिखा था 7987.2 रुपीज, यहां पे भी मेरे को वही आंसर मिला सीआई का। तो आपके ऊपर है आप कौन सा स्टेप यूज करना चाहते हो। यहां पे आपको अगर स्टेप्स के मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे पता लगा सकते हो कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। गलती करने का स्कोप कम हो जाएगा वहां पे फिर। तो बच्चों मैं जानता हूं आपने एक नई चीज सीखी आज, तो उस चीज को ना एक और बार स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराता हूं। आपको दोनों तरीके से दोबारा कराऊंगा मैं, तो आप खुद देखना। पहले आसान वाला तरीका जिससे डायरेक्टली सीआई निकल जाता है। उसमें क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल हमें दे रखा है 50,000। कितना दे रखा है? 50,000 प्रिंसिपल हमें दे रखा है। बहुत बढ़िया। और यहां पे इस प्रिंसिपल पे मुझे इंटरेस्ट लेना है 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए ऐसे 2 लाइन बना दी मैंने। ये मेरा हो गया पहला वाला साल और ये मेरा हो गया दूसरा साल, सेकेंड ईयर। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। और कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं मैं? तो 4% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं मैं। यहां पे भी 4% और यहां पे भी 4%। तो पहले साल के हिसाब से 50,000 रुपीज पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 50,000 रुपीज का 4% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 50,000 का 4% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 50,000 का 4% होता है, ये 0 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास 0 0 और 4 5 20, 2,000 रुपए। तो मुझे 50,000 पे 2,000 रुपए पहले साल इंटरेस्ट के तौर पे मिलेंगे। ऐसे ही दूसरे साल भी इस 50,000 के ऊपर 4% के हिसाब से 2,000 रुपए मिलने चाहिए। अगर बात सिर्फ एसआई की होती तो बात यहीं पे खत्म हो जाता, तो टोटल मेरा 4,000 रुपए 2 साल के लिए इंटरेस्ट के तौर पे मिल जाता। लेकिन क्योंकि बात सीआई की हो रही है, तो सीआई का मतलब होता है, तो यहां पे मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया। अगर इस इंटरेस्ट से भी पहले कोई इंटरेस्ट है तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो क्योंकि इससे पहले भी एक इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट चार्ज होगा 4% का। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ही तो होता है सीआई। तो यहां पे 2000 का 4% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 0 तो कट जाएंगे और ये आ जाएगा 4 इंटू 20, 80 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 के बराबर आ जाएगा। तो 2000 का 4% आ गया 80। अब मैं क्या करूंगा? इन सबको जोड़ूंगा। मुझे क्या चाहिए? सीआई चाहिए। तो सीआई के लिए मुझे इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2000 इंटू 2 प्लस 80 किसके बराबर हो जाएगा? 4080 के बराबर होगा। 4080 रुपीज के बराबर आ जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का सीआई। डायरेक्टली निकालने मैंने यहां। अब करते हैं आपके वाले तरीके से। आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T।
तो यहां पे अमाउंट मुझे दे रखा था, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल मुझे दे रखा था 50,000 और 1 प्लस आर यहां पे क्या है मेरा, आर यहां पे 4% है, तो मतलब 4/100 की पावर टी, 2 साल की बात हो रही है। तो यहां पे ये हो जाएगा 50,000 इंटू 1 प्लस 4/100 क्या होता है, 1/25 होता है। जब इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 26/25 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ये आ जाएगा 50,000 इंटू 676 अपॉन में 25 इंटू 25। इसको अभी ऐसे रहने दो। आपको पता है 25 2 जा 50 होता है और ये आ गया आपके पास 2000। अब मैं 25 4 जा 100 होता है मेरे को, तो 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो 80 इंटू 676 करना है मुझे, क्या करना है 80 इंटू 676 करना है। तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 8 इंटू 676 करो पहले, तो 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 6 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 6 54, तो 505408 और ये 0 यहां पे लगा दो, तो इतने रुपए क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। अभी वो सीआई नहीं आया, अभी तो बस आपका अमाउंट आया। अब सीआई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट 54080 है, तो उसमें से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करूंगा जो क्या है हमारा 50,000 के बराबर है, 50,000 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा 0804। तो 4080 रुपीज मेरा सीआई के तौर पे आ जाएगा। देखो वही चीज डायरेक्टली आ गया, यहां पे आपको कितना कुछ करना पड़ा। तो आपके ऊपर आप कौन सा तरीका चूज करना चाहते हो। समझते अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे एक परसेंटेज का एक शानदार सवाल है। राधिका bought a car for 2,50,000 rupees. Its price decreases at 10% per annum. What is the value of the car at the end of 3 years? मतलब मानो उसने आज खरीदा, ये है 2024, और मैं बोल रहा हूं कि एट द एंड ऑफ 3 इयर्स उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, मतलब 2024, 2025, 2026 और 2027, इस पॉइंट पे उस कार की प्राइस क्या हो जाएगी। यहां पे 2024 में कार की प्राइस क्या थी, 2,50,000 रुपीज, ये था कार का प्राइस। मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल बाद, 1 साल, 2 साल और 3 साल के एंड में उस कार की प्राइस क्या हो जाएगी। अगर कार की प्राइस हर साल, पर एनम का मतलब हर साल 10% से डिक्रीज होती है, तो यहां पे बच्चों पता क्या करते हैं, अगर मेरी कार की प्राइस 10% से डिक्रीज होती है, तो एक्चुअली में अगर मान लो मेरी कार की प्राइस 100% है, तो मेरी कार की प्राइस अगर 10% डिक्रीज हुई, तो अब मेरी कार की प्राइस क्या बनी, तो आप बोलोगे सर पहले 100% थी, 10% डिक्रीज हुई, तो मतलब अब मेरी कार की प्राइस क्या 90% है। तो यहां पे कार की प्राइस जो था वो 100% था। जब ये 100% से 10% कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा इसका 90%। जब मैं 10% गिर जाएगा, इस कार का प्राइस 10% गिर जाएगा, तो अब 1 साल बाद कार का प्राइस क्या हो जाएगा, इस 2,50,000 का 90% हो जाएगा। तो 2,50,000 इंटू 90%, और आप यहां पे आ जाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अब जो 2026 है ना, 2026 में उसके पिछले साल के कंपैरिजन में एक और बार 10% वैल्यू डाउन हो जाएगी, कार की प्राइस जो है 10% से दोबारा गिर जाएगी, तो इस प्राइस का दोबारा 10% गिर जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2026 के लिए, तो 2,50,000 इंटू 90% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2027 में क्या होगा, 2027 में जो उससे पहले वाला साल था उसमें जो प्राइस था उसका भी 10% दोबारा गिर जाएगा। तो यहां पे जो मेरा प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 2,50,000 इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%, यही होने वाला है। तो फाइनली हमें यही तो सॉल्व करना है, 2027 में क्या प्राइस होगी उस कार की, यही हमें पता लगाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,50,000 इंटू 90%, का मतलब 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 90/100 में 0 0 कट जाएगा तो 9/10 ही आएगा ना सब में। तो यहां पे देखो 1 2 3 0 और यहां पे भी 3 0, सारे 0 कट गए, तो डिनोमिनेटर तो मेरा खत्म हो गया, टेंशन खत्म। अब मेरे पास क्या बचा ऊपर, 250 इंटू 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, 9 9 81, 81 9 729। तो मुझे 250 को मल्टीप्लाई करना है 729 से, तो 729 इंटू 25 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 729 इंटू 25 होगा 5 9 45, 4 कैरी, 5 2 10 4 14, 1 कैरी 7 5 35 प्लस 1 36, 2 9 18, 2 2 4 1 5, 2 7 14, 5 हो गए यहां पे, 4 8 12, 1 6 7 5 12, 1 3 4 4 8, 1 8 2 2 5।
तो यहां पे ये हो जाएगा 18225 और ये जीरो मत भूलना, जीरो पे यहां पे, तो यहां पे ये हो जाएगा 1,82,250 रुपीज। कार की प्राइस क्या हो गई? 1,82,250 रुपीज। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं और उसके बाद दिए गए सवालों का आंसर उस कॉम्प्रिहेंशन से ढूंढते हैं, उसी तरह इस केस बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पूरी कहानी दी गई है, इसे समझने आपको, इसे समझने के बाद इन क्वेश्चनों का आंसर इस कहानी से निकाल के बताना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रोहित स्टार्ट्स हिज जर्नी बाय कार फ्रॉम हिज होम। अपने घर से रोहित जर्नी स्टार्ट करता है, ये होम है उसका, एट 9 AM, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे 9 AM को क्या करता है? ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एंड रीचेस प्लेस पी एट 1 PM। तो पी प्लेस पे वो पहुंचता है, पी नाम के एक प्लेस पे जाता है और वहां पहुंचता है वो 1 PM पे। कितने? 1 PM पे पहुंचता है। तो इसका मतलब 9 AM से लेके 1 PM तक कितने घंटे की उसने ड्राइविंग की होगी कार में? तो 9 से 12 3 घंटे हो गए और 12 से 1 घंटा, तो 4 घंटे की जर्नी उसने कवर की है। तो यहां पे 4 घंटे की जर्नी उसने कवर की घर से लेके पॉइंट पी तक जाने के लिए। और यहां पे बोला गया है कि ही ड्राइव्स द कार एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 9 बजे भी उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर थी, 9:30 बजे भी उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर थी, 10 बजे भी उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर थी, 12 बजे भी, 1 बजे पहुंचने से पहले भी उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर थी। उसका स्पीड ना ही 74 हुआ ना ही 76 हुआ, एग्जैक्टली सेम रहा। तो यहां पे स्पीड भी हमें रखा है, स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। और बोला गया यहां पे कि हिज कार कवर्स 15 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो उसकी कार जो है ना, अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल डलवाऊं तो इस 1 लीटर पेट्रोल से उसकी कार मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक ही जा सकती है। तो 1 लीटर पेट्रोल से वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ मच टाइम डिड रोहित टेक टू रीच द डेस्टिनेशन पी, तो यहां पे मैंने आपको बता ही दिया कि उसे अपने घर से पी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, पी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के 4 घंटे लगे। कितने लगे? 4 घंटे। तो इसका आंसर तो हो गया 4 आवर्स, 4 आवर्स हो गया। हाउ फार इज डेस्टिनेशन पी फ्रॉम हिज होम? ये बहुत बड़े क्वेश्चन है कि जो पी है, जो पॉइंट पी है जिसकी तरफ रोहित जा रहा था, घर से कितना दूर है। तो आप एक बात बताओ, टाइम, अगर मैं टाइम से बताऊं दूरी, तो टाइम 4 घंटे की दूरी है, मतलब उसके घर से पी जो पॉइंट है वो 4 घंटा दूर है। और वो 4 घंटा जो दूरी है वो किस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है? 75 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है। अगर वो उसकी गाड़ी 1 घंटे में 75 किलोमीटर कवर कर लेती है तो 4 घंटे में 4 इंटू 75 किलोमीटर कवर करेगी। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 4 इंटू 75। तो 4 इंटू 75 क्या होता है? 2 इंटू 75 150 होता है, 150 का भी डबल 300 होता है। तो 300 किलोमीटर उसकी गाड़ी कवर करेगी। तो इसके घर से पी पॉइंट तक 300 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड ही यूज फॉर द जर्नी? अब देखो, उसको अपने घर से पी पॉइंट तक 300 किलोमीटर जाना था। कितना किलोमीटर जाना था? 300 किलोमीटर जाना था। 1 लीटर पेट्रोल से तो वो 15 किलोमीटर ही जा सकता है। तो 1 लीटर का यूज करके वो 15 किलोमीटर ही जा सकता है। हमें पता लगाना कितने लीटर का यूज करके वो 300 किलोमीटर जा सकता है। तो क्या ये आपको प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन नहीं लगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन नहीं लगा? तो यहां पे ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन का सवाल हुआ ना, जितना ज्यादा मैं पेट्रोल यूज करूंगा उतना ज्यादा ही मेरा डिस्टेंस कवर होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, मान लो ये x1 है मेरा और ये इस x1 का y1 है, ये x2 है मेरा और इस x2 का ये y2 है। और आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन में y1 बराबर होता है x2 अपॉन में y2। तो आप बोलोगे सर x1 अपॉन में y1 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 15 बराबर होता है x2 अपॉन में 300। और आपको पता है 15 2 30 होता है, तो ये 20 आ गया। इसका मतलब है कि मैं 20 लीटर का पेट्रोल, 20 लीटर पेट्रोल यूज करके मैं 300 किलोमीटर कवर कर सकता हूं। 20 लीटर पेट्रोल यूज करके मैं 300 किलोमीटर कवर कर सकता हूं। तो यहां पे भी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 लीटर पेट्रोल। क्या आ गया? 20 लीटर पेट्रोल। अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बिना डायरेक्ट प्रोपोर्शन के भी, 15 किलोमीटर को कवर करने के लिए 1 लीटर, तो 300 के लिए कितना? आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। तो यहां पे 20 लीटर पेट्रोल आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन, रोहित claims that distance covered in 1 liter petrol and consumption of petrol for the trip is directly proportional to each other. Is he right? बिल्कुल राइट है। अभी तो दिखाया, ये देखो। तो इसका मतलब ये सही है, बिल्कुल यस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आप पेट्रोल कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे। तो बच्चों आप समझते अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000039 इज।
तो यहां पे जब भी आपको ऐसे दे रखा है ना, तो आपको हमेशा पता है क्या करना है, आपके पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। आपको इस चीज को ऐसे एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसमें क्या होगा, पॉइंट से पहले एक नंबर ही होगा सिर्फ। तो यहां पे इसका मतलब है कि मेरे को पॉइंट पता है कहां पे लेके जाना है, मेरे को पॉइंट यहां पे लेके जाना है। पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। तो अगर मुझे पॉइंट यहां से यहां लेके जाना है, शिफ्ट करना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है, मैं कैसे कर सकता हूं उसको राइट साइड में शिफ्ट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है मुझे इस पॉइंट को मुझे 6 पोजीशन राइट में लेके जाना पड़ेगा। तो वैल्यू बढ़ रही है मेरी, जब मैं पॉइंट को राइट में लेके जाता हूं तो उस डेसिमल नंबर बढ़ जाता है। अब 0.00039 बड़ा होगा, 3.9 बड़ा होगा, 3.9 बड़ा होगा। तो यहां पे जब मैं पॉइंट को यहां से राइट में लेके जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6 से। 6 पोजीशन में राइट को लेके जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा। अब ऐसे ही थोड़ा ना हवा से 10 की पावर 6 निकल जाएगा, हवा में से 10 की पावर 6 नहीं निकलेगा, नीचे भी आपको 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा आपका 0.00 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये यहां पे आपको क्या करना है, अब आप जब इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब इस नंबर को आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो पॉइंट है ये यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। और 3.9 बाई 10 की पावर 6 क्या होता है? 3.9 इंटू 10 की पावर -6 होता है। जब मैं 10 की पावर 6 को ऊपर लेके आ जाऊंगा तो ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म इस नंबर का। और यहां पे पूछा है, यहां पे ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, देखो पॉइंट से पहले एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? तो यहां पे एक्चुअली में 10 की पावर -5 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 10 की पावर 5 नीचे रहा होगा, जब मैं उसको ऊपर लेके आया तो 10 की पावर -5 हो गया। जैसे यहां पे हुआ था, 10 की पावर 6 को ऊपर लेके आया तो 10 की पावर -6 हो गया। तो यहां पे ये हो जाएगा 2.03 अपॉन में 10 की पावर 5। आप देखो यहां पे कितने जीरोस होंगे? 5 जीरो होंगे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो पॉइंट है ना, जब मैं 2.03 को 10 की पावर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 जीरो का मतलब ये है, ये जो पॉइंट है 5 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये मेरा 0.3। तो जो पॉइंट यहां था ना, जो पॉइंट यहां था ना, अब वो पॉइंट यहां से हटके 5 पोजीशन लेफ्ट में आ जाएगा। 1 2 3 4 5। अब पॉइंट यहां लग जाएगा। तो यहां से मैं पॉइंट हटा दूंगा, यहां से मैं पॉइंट हटा दूंगा, यहां से क्या हट जाएगा? पॉइंट हट जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.000203। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का यूजुअल फॉर्म। तो बच्चों आप समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। अ कार टेक्स 18 आवर्स टू राइड 720 किलोमीटर। 18 घंटे में मेरी गाड़ी जो है वो 720 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल 360 किलोमीटर। तो भाई 360 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा? बहुत ही हलवा सवाल है ये। 720 का आधा होता है 360, 720 का आधा होता है 360। अगर 720 किलोमीटर कवर करने में 18 आवर लग रहे हैं तो 360 किलोमीटर जो कि 720 का आधा होता है उसे कवर करने में 18 आवर का भी आधा लगेगा, 9 आवर लगेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों आप समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। 3 लैम्प्स फिनिश ईटिंग टर्निप इन 8 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 2 लैम्प्स फिनिश देम? तो यहां पे हमारे पास 3 शीप्स है, 3 लैम्प्स है। अगर वो 3 लैम्प्स मिलकर टर्निप खाएंगे तो उनके लिए 8 दिन का टर्निप बचा हुआ है। 3 लैम्प्स के लिए, 3 लैम्प के लिए, 3 लैम्प्स के लिए 8 दिन का टर्निप बचा हुआ है, 8 डेज का टर्निप बचा हुआ है। तो यहां पे बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल 2 लैम्प फिनिश देम? तो 2 लैम्प कितने दिन में खत्म कर देंगे उसको? तो आप बोलोगे सर क्या, सबसे पहले यूनिटरी मेथड लगाने से पहले ये देखना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है। तो यहां पे आप बताओ मेरे को, अगर मैंने लैम्प कम कर दिया तो दिन ज्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे? यहां पे अगर मैंने एक लैम्प को भगा दिया, अब 3 लैम्प थे उनके लिए 8 दिन का खाना बचा हुआ था, अब एक लैम्प को जब मैं भगा दूंगा यहां से तो एक्चुअली में 2 लैम्प के लिए तो और ज्यादा खाना बच जाएगा ना, तो 8 दिन से ज्यादा खाना बचेगा। तो यहां पे अगर मैं लैम्प को कम कर रहा हूं तो खाना ज्यादा दिन के लिए बच रहा है मेरा। तो यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल कैसे करते हैं? मैंने बताया था आपको, x1 अपॉन में x2 बराबर होता है y2 अपॉन में y1। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां पे अगर ये x1 है और ये इसका y1 है तो ये x2 होगा और हमें इसी का ही y2 ढूंढना है कि y2 डेज, ये कितने दिन में, कितने दिन तक इसका खाना बचेगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर 3 अपॉन में x2 क्या आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा, बराबर y2 अपॉन में y1। y2 ये रहा, हमें पता नहीं क्या है, और y1 क्या है हमारा 8 है। तो ये अगर 2 4 8, अब मैं 4 को वहां लेके जाऊंगा तो y2 हो जाएगा मेरा 12 के बराबर।
तो 12 दिन के लिए 12 डेज के लिए खाना बचेगा अगर एक लैम्प छोड़ के चले जाता है तो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 20p स्क्वायर क्यू प्लस 30apq क्या होगा। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म पूछा है ना, तो यहां पे ब्रैकेट में कुछ एक्सप्रेशन आएगा, इनटू ब्रैकेट में दूसरा एक्सप्रेशन आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहां पे हमें दे रखा है 20p स्क्वायर क्यू प्लस 30apq। जो कुछ आपको कॉमन दिख रहा है इस टर्म में और इस टर्म में, वो हमें कॉमन निकाल लेना है। दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन दिख रहा है हमें उसे बाहर निकालना है। तो आप बोलोगे सर 20 का मतलब होता है 2 इंटू 10 और p स्क्वायर का मतलब होता है p इंटू क्यू, और यहां पे 30 का मतलब होता है 3 इंटू 10 और apq में हो गया a इंटू p इंटू क्यू। तो यहां पे एक p आ जाएगा, यहां पे भी एक q है, यहां पे भी एक p है, यहां पे भी एक q है, यहां पे एक 10 है और यहां पे भी एक 10 है। ये तीनों कॉमन है, यहां पे 10pq कॉमन है। तो 10pq को अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, तो आप लोग सर यहां पे 2p बचेगा, 2p प्लस यहां पे बचेगा 3 इंटू a, 2p प्लस 3a बचेगा। ये लो कर दिया मैंने, यही आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो बच्चों अब समझते हैं अपने एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस को। तो एजर्शन एंड रीजनिंग वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में आपको ये चारों ऑप्शन तो फिक्स्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन ये है, एजर्शन भी सही है, मेरा रीजन भी सही है, और मेरा रीजन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मेरे एजर्शन का। ऑप्शन नंबर 2 ये है, ऑप्शन नंबर बी ये कहता है मेरा एजर्शन भी सही है, मेरा रीजन भी सही है, लेकिन मेरा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे एजर्शन का। ऑप्शन नंबर सी ये कहता है मेरा एजर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी ये कहता है मेरा एजर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो यहां पे अब हम समझते हैं कुछ एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को कि इसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। एक्चुअली में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन मेरे को एजर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है, तो एक ही साथ दोनों को मत देखो आप, सबसे पहले आप एजर्शन पे फोकस करो। तो एजर्शन मेरे को दे रखा है 2/3 डिवाइडेड बाय 5/8। तो मैं डिवाइडेड की जगह इंटू कर देता हूं और ये 5/8 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए 5/8, डिवीजन का साइन हटाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो क्या ये बराबर है एक्चुअली में, तो हम देखेंगे 2/8 से 16 हो गया, ये 3/5 से 15 हो गया, और यहाँ पे 5/3 से 15 हो गया और नीचे 2/8 से 16 हो गया। तो यहाँ पे तो बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन क्यों लगा रखा भाई, गलत है, ये एजर्शन गलत है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रखा है इन्होंने, जबकि मेरा आंसर तो नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एजर्शन गलत है, तो कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आपका एजर्शन रॉन्ग होगा। अब जहां पे आपका एजर्शन रॉन्ग है तो बाय डिफॉल्ट आपका रीजन ट्रू होगा। तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन है क्या, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। हाँ बिल्कुल, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हो। अगर मैं आपको बोलता हूं 2/3 इंटू 4/7, तो ये बराबर होता है 4/7 इंटू 2/3 के, बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2/3 प्लस 4/7, तो ये बराबर होता है 4/7 प्लस 2/3 के। लेकिन डिवीजन के साथ ये नहीं होता, डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं कर सकता, तो इस वजह से गलत हो गया यहां पे। तो बच्चों आप समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। यहां पे हमें एजर्शन क्या दिया हुआ है, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। क्या सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होते हैं और मेरे चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, चारों साइड्स भी बराबर होते हैं और चारों एंगल बराबर होते हैं, और जो मेरे डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स भी बराबर होते हैं और वो अपने आप को बाइसेक्ट भी करते हैं और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। तो रोम्बस में क्या होता है सर, रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होते हैं लेकिन सारे एंगल्स राइट एंगल नहीं होते, सारे एंगल राइट एंगल नहीं होते। ये भी साइड ए है, ये चारों साइड्स बराबर है, चारों एंगल्स बराबर नहीं होते। लेकिन इसमें जो डायगोनल्स होंगे ना, डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और वो परपेंडिकुलर भी होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। तो इसलिए मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मेरा जो स्क्वायर होता है वो एक रोम्बस होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब बढ़ते हैं, अब ए सही है आपका, तो इसका मतलब है कि ए ट्रू है आपका। अब देखना है कि आर फॉल्स है या आर ट्रू है। तो आ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स एंड 4 इक्वल साइड्स। बिल्कुल, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, तो पैरेललोग्राम इज अ 4-साइडेड क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल in which the opposite pairs of sides are parallel and equal। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है ना, एक पैरेललोग्राम का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड वाला जहां पे आपके ऑपोजिट पेयर्स वाले जो साइड होते हैं वो बराबर भी हो और एक दूसरे के पैरेलल भी हो। तो यहाँ पे स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा जिसके अंदर राइट एंगल्स भी होते हैं 4 और 4 इक्वल साइड भी होते हैं, देखो आप यहाँ खुद। तो यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल सही है। अब हमें यह पता लगाना है कि आपका अगर एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है तो आपको ऑप्शन तो आपको पता है कि इन दोनों में से तो नहीं होने वाला, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला होगा। तो आप इसे कैसे रीड करोगे मैं बताता हूं, अप्रोच देखो इसकी।
अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स एंड 4 इक्वल साइड्स। इस वजह से हर स्क्वायर एक रोम्बस होता है, क्योंकि एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर 4 राइट एंगल और 4 इक्वल साइड है, इसलिए मैं स्क्वायर को एक रोम्बस बोल सकता हूं। क्या इसलिए मैं स्क्वायर को रोम्बस बोलता हूं? नहीं, मैं स्क्वायर को इसलिए रोम्बस बोलता हूं क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यहां पे चारों राइट एंगल्स अगर नहीं लिखे होते तो मैं मान भी लेता कि इस वजह से मैं स्क्वायर को रोम्बस बोलता हूं, लेकिन यहां पे 4 राइट एंगल्स ने पंगा कर दिया। तो यहां पे एसर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा जो रीजन है वो गलत है यहां पे। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पे बोला है, पहले एसर्शन पे फोकस करो, और ट्रेपीजियम इज ए पेंटागन। ट्रेपीजियम तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, आपको पता है पेंटागन के 5 साइड होते हैं और क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं। तो ट्रेपीजियम एक पेंटागन कैसे बना? तो मतलब ये फॉल्स है। अगर मेरा एसर्शन फॉल्स हो गया तो बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन है यहां पे जिसमें एसर्शन फॉल्स है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि रीजन ट्रू होना चाहिए। तो अब पेंटागन इज अ 5 साइडेड पॉलीगन, बिल्कुल एक पेंटागन के अंदर 5 साइड होते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको आज वाली क्लास भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट एकदम यूनिक लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कुछ नई चीज आपने सीखी आज, तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।